अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन एवं गैसों का विनिमयन, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द एनवायरमेंट एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी और एनवायरमेंट के बीच एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, जैसे कि O2 एंड CO2 जो एक्सचेंज हो रहा है एनवायरमेंट से। हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, एनवायरमेंट से ना ऑक्सीजन आता है, तो एनवायरमेंट से जो हम लोग लेते हैं और अपने बॉडी में लेते हैं, या फिर अपने बॉडी से जो एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। तो आपको पता है कि एनिमल्स में बहुत सारे आते हैं, ह्यूमन्स भी आते हैं, मेमेलियंस भी आते हैं, ढेर सारे यूनिसेलुलर्स वगैरह भी आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अर्थवर्म किससे श्वसन करते हैं। पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है ना। किसके बारे में पूछा था, ट्रैकिया, ये इंसेक्ट के बारे में पूछा था, या फिश के, या एम्फीबियन के, किसके बारे में पूछा था, कोई बताएगा। पूछा गया पिछले साल, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म, क्या, सर शायद अर्थवर्म के बारे में पूछा था। हाँ, तो यूनिसेलुलर जितने होते हैं ना, वो सेल सरफेस से यानी कोशिका झिल्ली से रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन मतलब जहां से वो श्वसन करते हैं, उसी को हम लोग श्वसन अंग भी बोलते हैं। क्लियर है। अर्थवर्म किससे करते हैं, स्किन से करते हैं, ठीक है। और अर्थवर्म के साथ साथ और कौन सा है जो स्किन से करता है, सर मेढक। यस, फ्रॉग एक ऐसा प्राणी है जिसका अजीबोगरीब सिस्टम है। कौन कौन से श्वसन करते हैं तुम लोग सोच के बताना। चलो इंसेक्ट जितने हैं वो ट्रैकिया से, ठीक है। इंसेक्ट जिसमें ग्रास हॉपर पूछने की ज्यादा संभावना है, इस बार पूछा जाएगा ग्रास हॉपर किससे श्वसन करते हैं। तो ये नहीं खोजने लगना कि अच्छा इंसेक्ट बोला था, ग्रास हॉपर भी क्या है, एक इंसेक्ट ही है, ठीक है। फिश किससे, गिल्स से, तो फिश वाला बहुत कम पूछेगा, ठीक है। ये आपके जो रेप्टाइल्स एंड मेमेलियंस कम पूछेगा, बट रेप्टाइल्स का पूछेगा, बर्ड्स का भी कम पूछेगा। लेकिन आपका ये रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियन का भी कम चांस है, ठीक है। एम्फीबियंस में फ्रॉग भी आता है आपका। सबसे ज्यादा पूछने का संभावना ये है, और ये है, और यहाँ से रेप्टाइल्स है, याद रखना, ठीक है। तो फिशेस गिल्स से बचपन से सारे बच्चे पढ़ते आए हैं कि फिश जो होती है गिल्स से क्या लेते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसका श्वसीय अंग क्या हो गया, गिल्स हो गया। एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस बोले तो हिंदी में उभयचर। उभयचर किसको बोलते हैं, जो जल और स्थल दोनों जगह रहे, ठीक है। जैसे में फ्रॉग, मेंढक, टर्टर वाला, ये लंग्स प्लस स्किन दोनों से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। फिर रेप्टेलिया आ गया, और बर्ड्स एंड मेमल्स किससे करते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़े से करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखना। रेप्टेलिया भी लंग्स से ही ना करेंगे सर। हाँ, उसमें जितना दिए हुए सब है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब अभी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, ह्यूमन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट हमारा क्या होता है, नोस्ट्रिल, जिसे हम लोग नसिका छिद्र बोलते हैं। सीधा उंगली घुसाओ दिख जाएगा नाक पे, है ना। जहाँ पे एंट्री पॉइंट पर क्या रहता है, एयर एंट्री करता है। एंट्री पॉइंट नाक के छेद से ही एयर जाता है ना हमारे बॉडी में। फिर आता है नेजल कैविटी, जो थोड़ा अंदर जाओगे तो एक चैम्बर टाइप से बना रहता है, जिसको हम लोग नसिका गुहा बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, फिल्टर होता है और ह्यूमिडिफाइज होता है एयर का। फिल्टर किससे होता है, तो हमारे नोज में जो एयर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कैंची घुसा के पूरा एयर को काट कुट देना, बहुत काम की चीज होती है ना। जो बढ़ा हुआ रहे उसी को कट करो, ऐसा नहीं कि पूरा कट कर दो। तो वो क्या करता है ना, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। और अंदर में देखोगे तो ऐसा नहीं कि मतलब वहां पर गीलापन सा महसूस होगा, तो ऐसा नहीं कि रुमाल डाल के पूरा पूरा सुखा के रखना, नहीं। वो गीलापन इसलिए रहता है कि कोई भी पार्टिकल्स अगर श्वसन के दौरान अंदर आ गया तो वो उस पर चिपक जाएगा, ठीक है, इसलिए। देन आता है हमारा फायरेंक्स।
कॉमन पासेज फूड एंड एयर, ये कॉमन पासेज बनता है फूड एंड एयर का। देन हमारा क्या आता है, लैरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि स्वर का जो यहाँ से जो हमारी बोलने की जो होती है ना, स्वर जो बनता है, वर्ड जो बनता है या वॉइस जो भी निकलता है, वो यहीं से निकलता है, लैरिंग्स से ही। देन हमारा आता है ट्रैकिया, विंड पाइप हैज सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग, ये जो लंबा सा आता है, ठीक है, इसमें सी शेप रिंग लगा रहता है। कितना लगा रहता है, 19 से 20 लगा रहता है। एनसीईआरटी में देखो मेंशन है क्या, सी शेप रिंग, ये जो गला में जो लंबा सा है ना, गला में जो देख रहे हो, छू के देखो सब, गला में ऐसा ऐसा लगेगा कि कोई चूड़ी नुमा संरचना है इस पाइप में, मोटा सा पाइप में, ऊपर नीचे ऐसे महसूस होगा, है ना। तो इसी को सी शेप रिंग बोला जाता है। पूरा कंप्लीट रिंग नहीं रहता है, सी शेप रहता है। कंप्लीट क्यों नहीं रहता है, क्योंकि जब पेशेंट को हम वेंटिलेट पर चढ़ाते हैं तो फिर हमें ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, लगाना पड़ता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट लंग्स में जो है ट्यूब डालते हैं और वहां पर हम लोग वेंटिलेटर के द्वारा उसके लंग्स में एयर डालते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डालते हैं, ताकि उसको हम सरवाइव कर सके, रख सके। कब, जब पेशेंट अनकॉन्शियस पोजीशन में चला जाता है और वो अपना श्वसन भी खुद से नहीं ले पाता, लेथार्जी हो जाता, तब हम लोग को क्या करना होता है, वेंटिलेशन की सहायता से उसे एयर देना होता है, एयर बोले तो ऑक्सीजन देना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सी शेप रहता है, ताकि वो एक्सटेंड हो, फैले, है ना। तो याद रखना सी शेप क्यों होता है, तो एक्सटेंड होने के लिए होता है, और इसी को विंड पाइप भी बोलते हैं। देन आता है हमारा ब्रोंकिया। ब्रोंकिया क्या है, ब्रांचेज ऑफ ट्रेकिया इनटू लंग्स। अब यहाँ पर ये मान लो घुस गया फेफड़ा में, अब यहाँ पर ये दो पार्ट में बटेगा, है ना। ऊपर में मैं इसको मिटा दूं, ये 19-20 रिंग जो लिखा हूं, लिख लेना, लेकिन तुम लोग ये मान लो तुम्हारा इंसान बन गया, ठीक है। गला बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो गया अच्छा कोई बात नहीं, गला ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, बना लेते हैं सिस्टम से। ये हो गया इसका बॉडी। अब ये जो दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ सी शेप का रिंग बना हुआ है, और ये इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो ऊपर में है जिसमें सी शेप का रिंग बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से नीचे आकर के ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई, ठीक है, ब्रोंकिया। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेकिया से आगे निकलता है तब ब्रोंकिया होगा, जो कि ब्रांचेज होगा ऑफ ट्रेकिया इनटू लंग्स। अब ये कहाँ एंट्री कर जाएगा, ये एंट्री कर गया आपके लंग्स वाले एरिया में, ठीक है। इधर भी लंग्स बनेगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब ये लंग्स वाले एरिया में एंटर कर गया। अब क्या होगा, इसके गुच्छे निकलेंगे, अब इस पर क्या लगेंगे, छोटे छोटे एल्वुलाइज बनेंगे, फिर नोड्यूल्स टाइप के बनेंगे, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा, है ना। चलो उसके बाद देखते हैं, जैसे ब्रोंकिया बनता है, देन क्या बनता है, ब्रोंक्यूल्स बनता है। ये जो लाइनिंग लाइनिंग दिखा ना आपको, इधर इधर पाइपलाइन जो बना है यहाँ से मेन सेंटर से, ये क्या हो गया आपका, ब्रोंक्यूल्स हो गया। देन ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में जो हमने ये गुब्बारे जैसे लगाए ना, फुले फुले, इसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाए, इसको क्या बोलते हैं, एल्वुला, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे हमने लगाया नोड टाइप से, नोड मतलब गुल्ली गुल्ली टाइप से जो बन रहा है, इसको बोलते हैं एल्वुला, एल्वुला, ठीक है, एल्वुला। यहीं पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पर जो कैपिलरीज और ये ब्लड वेसल्स होते हैं ना, यहाँ पर कुछ
ऑस्मोटिक प्रेशर्स के कारण यहाँ पर ओपन सरफेस बन रहता है, जिसके कारण अंदर से जो CO2 आता है उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहता है, और बाहर से जो नोज के थ्रू जो गैस आते रहता है उसका पार्शियल प्रेशर कम रहता है। तो आपको पता है गैस का प्रवृत्ति क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो यहां से CO2 बाहर निकलता है, ये ब्लड वेसल्स हो गया आपका, ब्लड वेसल्स, और ये हो गया एयर वेसल्स, है ना। मान लो कुछ इस टाइप का होता, जैसे मान लो ऊपर में एयर वेसल्स है, नीचे में ब्लड वेसल्स है, और दोनों का परत जो है ना या भुर्जी नुमा, है ना। क्या कुछ क्वेश्चन है? किसका बकरी में नहीं आ रहा? फेंक देंगे तुमको भी और उसको भी साथ में ही। तो यहाँ पर भुर्जी नुमा, जैसे गैस चूल्हा जलाते हो, गैस चूल्हा पर वो जो रहता है नीचे जिससे लौ निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, जिससे लौ निकलता है, गैस जलते हुए जो लौ निकलता है, छिद्र छिद्र नहीं देखे उसमें, क्या बोलते हैं, बर्नर या कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, देखे तो सब लोग होंगे, जिससे गैस निकलता है लौ जलते हुए, है ना। रेगुलेटर नहीं, वहां सिलेंडर पर नहीं, चूल्हा पर, गैस चूल्हा पर, स्टोव पर जो नीचे जिससे निकलता है, क्या, बर्नर सर, हाँ बोल बर्नर सकते बर्नर। बर्नर। हाँ, छिद्र छिद्र रहता है ना, वैसे ही छिद्र छिद्र यहाँ पर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा ना, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो अंदर से जो CO2, क्योंकि अंदर जो ब्लड ऑक्सीजन ले गया, ऑक्सीजन का तो यूज हो गया सेलुलर रिस्पिरेशन में, ATP बनने में, और CO2 जो बना उस प्रोसेस के दौरान, CO2 जो बना, तो वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें CO2 रहता है, वो यहाँ आएगा, और पार्शियल प्रेशर के कारण वो निकल के इस पाइप में जाएगा, और O2 अंदर में कम रहेगा, क्योंकि O2 तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ तो O2 नहीं रहेगा ब्लड में। जबकि नाक के द्वारा जो तुम एयर लिए हो, तो एयर में तो O2 की संख्या ज्यादा है, तो वो अंदर की ओर घुसेगा O2, और CO2 क्या होगा, CO2 बाहर की ओर निकलेगा, है ना। CO2 क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। ये हो गया आपका एयर पाइप, एयर, और ये हो गया ब्लड पाइप। ठीक है, पाइप नहीं, वेसल्स बोलते हैं वैसे, और इसको बोलते हैं एयर वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एयर वेसल्स ना बेसिकली एल्वुलाई है वो। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि O2 जो है वो ब्लड वेसल्स में आ रहा है, और CO2 क्या है, ब्लड वेसल्स से बाहर निकल रहा है। किस कारण से? तो गैसियस पार्शियल प्रेशर के कारण, गैसियस पार्शियल प्रेशर के कारण। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना बताओ। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, है ना, कि मैकेनिज्म किस प्रकार से ये होता है। तो इंस्पिरेशन पहले आता है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, ब्रीथिंग का दो है ना, एक है इंस्पिरेशन और दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन मतलब श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, याद रखना, ब्रीथिंग दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, शादी में जाना, केवल जाओगे आओगे नहीं, ये बताओ कि जाना और आना दोनों लिखा जुड़ा रहता है ना। जैसे मान लो कि बनारस तुम घूमने गए, तो बनारस जाने का केवल खर्च लगता है, फिर आने में भी लगता है ना। उसी प्रकार से ब्रीथिंग जो है दो प्रोसेस है, एक लेने वाला जिसमें हम श्वास लेते हैं, और दूसरा एक जिसमें हम श्वास छोड़ते हैं, है ना। तो जो लेने वाला प्रोसेस होता है जिसमें हम एटमॉस्फेयर से यानी वातावरण से सांस नाक से खींचते हैं, उस प्रोसेस को इंस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन अलग चीज हो गया, इंस्पिरेशन, है ना, यहाँ पर जोर दे के बोलना है, इंस्पायर करना वो वाला अलग चीज है। ठीक है ना। तो चलो, इसमें क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड मूव डाउन, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की ओर मूव करेगा। एक्सपीरियंस कर सकते हो, सांस लो, खींचो, देखो क्या होता है ना। उसके बाद क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे आप सांस लेगो
लोगे तो थोरेसिक कैविटी जो हमारा होता है, जिसमें लंग्स हमारा रहता है ना, हार्ट वगैरह, चेस्ट वाला ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जिसमें हमारा लंग्स आता है, जिसमें हमारा हार्ट आता है, ये सब थोरेसिक कैविटी कहलाता है, ठीक ना। तो ये थोरेसिक एरिया जो होता है, इसके वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सांस हम ले रहे हैं। एयर इंटर्स लंग्स, उसके बाद क्या होता है, एयर जो है इंटर्स करता है लंग्स में। क्यों? क्योंकि प्रेशर हम कम करेंगे तभी तो वो बाहर से आएगा। और अगर यहाँ पर लंग्स में ऑटोमेटिक पहले से प्रेशर होगा तो बाहर का गैस आएगा, अंदर नहीं आएगा। तो डायफ्राम सिकुड़ता और नीचे जाता है, छाती की मात्रा बढ़ती है, दबाव घटता है और वायु फेफड़ा में प्रवेश करती है। क्लियर है? तो पहला प्रोसेस ये हुआ। दूसरा प्रोसेस हुआ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड मूव अप। अब क्या हो रहा है, डायफ्राम क्योंकि एयर निकल रहा है तो हल्का होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है और मूव कर रहा है ऊपर की ओर। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सांस निकल रहा है तो फेफड़ा सिकुड़ेगा, है ना। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तभी तो फेफड़ा जो है दाब के निकालेगा। एक बैलून में, मान लो कि बैलून में तुम हवा भरे हो और चारों एक पतला सा पाइप से निकले तो क्या करते, बैलून को दबाते हो ना जोर से, या फिर नहीं तो चलो जो भी स्टूडेंट लोग हैं 1 लीटर धारा का पहुंच तो लाते होंगे, उसका क्या किए, पहुंच जो धारा का लाए उसका एक कोना कट किए और एक बोतल में रख रहे हो। तो बोतल में ऑयल रखने के लिए क्या करते हो, पीछे से पहुंच को दबाए रहते हो ना। या नहीं तो मिल्क तो सब लोग खरीद के लाते होंगे, पॉकेट वाला लाते हो कि नहीं लाते हो, उसके एक कोना में छिद्र करते हो और जल्दी निकलने के लिए क्या करते हो, पीछे जो फुला हुआ रहता है मिल्क का पैकेट उसको दबाते हो ना जोर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले। तो प्रेशर क्या करते हो, पीछे प्रेशर इंक्रीज करते हो पहुंच पर, ताकि जो है वो मिल्क जो हम कट किए वहां से जल्दी में निकले। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हो तो जल्दी जल्दी में सारा निकलता है। उसी तरह से लंग्स जब प्रेशर लगाता है तो लंग्स में जो CO2 आके भरा है वो बाहर नाक से निकलता है, इसीलिए हम लोग नाक से हवा छोड़ते हैं। समझ में आया कुछ कि नहीं? जब इतना सब कुछ करेंगे तो एयर क्या होगा, पुष्ट होगा, यानी बाहर निकलेगा, है ना। तो डायफ्राम शिथिल होता है, ऊपर जाता है, छाती की मात्रा घटती है, दबाव बढ़ता है और वायु बाहर निकलता है। सिंपल सी बात। अब देखो पिछले बार ये क्वेश्चन भी पूछा था, है ना, तो हमने ये भी ऐड कर दिया है, रिस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एयर इनहेलिटेड या इनहेल्ड एक्सहेल्ड पर ब्रीथ, प्रत्येक सांस में ली गई वायु, है ना। जैसे कि आपको से पूछा जाएगा तो टोटल टाइडल वॉल्यूम क्या है, टीवी, तो जितना आपने सांस खींचा, है ना, जितना आपने सांस लिया, प्रत्येक सांस में ली गई वैल्यू कम से कम कितना होता है, एवरेज वैल्यू इसका कितना होता है, 5 ml होता है। फिर आता है इंस्पिरेशन रिवर्स वॉल्यूम। ठीक है, एक्स्ट्रा एयर कितना सेकंड में सर, एक बार में, वो जो एक बार में, एक बार में इतना है। हाँ एक बार में। एक्स्ट्रा एयर इन इनहेल्ड फोर्सफुली। अब मान लो तुम चाहते हो कि नहीं और ज्यादा करे, और ज्यादा हम खींचे, नहीं होता है कि कहीं कुछ काम करना, दम रोकना, तो नहीं आदमी बहुत जोर से सांस लेता है, सोचता है कि थोड़ा और बैग भर ले। तो अधिक से अधिक जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, जो अधिक से अधिक खींच सकते हैं, ठीक है, तो वो 2500 से 3000 ml तक आप खींच सकते हैं सांस। नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं वो 500 ml तक का होता है। ठीक है, एक बार में सांस लिए 500 ml तक गया। और अधिक से अधिक अगर चाहते हैं ना कि 2-4 मिनट हम सांस रोके, तो क्या करते हैं, पहले बहुत जोर से सांस खींचते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले ले, उसका काम होते रहे 2-3 मिनट तक। तो वो अधिक से अधिक हम 2500 से लेकर के 3000 ml तक ही खींच सकते हैं। क्लियर है? अब आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि अधिक से अधिक कितना छोड़ सकते हैं। मतलब एक बाबा रामदेव का आता है ना, सांस लो सांस छोड़ो वाला, तो उसमें सांस छोड़ते समय पूरा सांस निकालने के लिए बोल रहा है ना कि जो भी सांस है उसके पास निकाल दीजिए। तो वो अधिक से अधिक कितना निकाल सकते हो, तो 1000 से लेकर के 1100 ml तक निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है,
एयर लिफ्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब निकालने के बाद चाह रहे हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा निकाल दूं, निकालने के बाद भी लंग्स में कुछ ना कुछ मात्रा बची रहेगी। कितना मात्रा बची रहेगी? 1100 से लेकर के 1200 ml तक भी बची रहेगी। तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मे भी अगर पूछा तो ये पूछा जाएगा, है ना, टाइडल वॉल्यूम पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा लगभग लगभग फिक्स होती है, लगभग लगभग। इसमें सब साइन दिख रहा है ना अप्रोक्सीमेट का, पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, ठीक है। अब मान लो कोई बीमार पर्सन है तो वो थोड़ी इतना खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट लगा हुआ है, लगभग लगा हुआ सब में। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? किसी को दिक्कत? एनसीईआरटी नेशनल क्या? एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ था। क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं रहे हैं। बोल रहे थे सर कि जो आप लिखे वही एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है किताब में। लिखा हुआ है यही, सेम टू सेम। हम्म, हाँ तो सब याद करना, लेकिन मैं जो बताया कि ज्यादा संभावना है ये पूछे जाने की, है ना। क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा लेंदी होगा, बच्चे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन सारा रिकमेंड हम करेंगे कि चारों के चारों याद करके जाए। अगर पूछा, अरे सीधी सी बात है, एक बार हम सांस कितना ले सकते हैं? 500 ml ले सकते हैं। अधिक से अधिक कितना सांस ले सकते हैं? तो 2500 से 300 ml ले सकते हैं। छोड़ कितना सकते हैं? तो दम लगा के अगर छोड़ना चाहे तब भी हम 1000 से 1100 ml छोड़ सकते हैं। दम लगा के छोड़ने के बावजूद लंग्स में कितना बचा रह जाएगा? तो 1100 से 1200 ml तक बचा रह जाएगा। सिंपल सा चीज है ना, समझ में आया? चलो मेरे साथ सांस लो, सांस लो एक बार, नॉर्मली सांस लो, अंदर की ओर जो खींचते हो सांस लो। सांस लिए सब लोग? कितना मात्रा होगा? 500 ml, ठीक है। अब क्या करो, पूरा जोर लगा करके सांस लो, जितना ले सकते हो उतना लो, जितना ले सकते हो उतना लो। तो अधिक से अधिक आपने कितना लिया होगा? 2500 से 3000 ml, ठीक है। अब क्या करो, जितना लिए अधिक से अधिक छोड़ने की कोशिश करो, पूरा निकाल दो सांस। ऐसा सोचो कि पूरा निकाल दे रहे हैं, पूरा निकाल दिए। लगा होगा कि चेस्ट ऊपर सट गया है, लगा होगा कि फेफड़ा ऊपर सट गया है। पूरा निकाल दिए? तो पूरा कितना निकाल सके होंगे? 1100 से लेकर के 1000 से लेकर के 1100 ml। तो बचा कितना होगा लंग्स? क्या लंग्स पूरा खाली हो गया होगा? नहीं, अभी भी लंग्स में 1100 से 1200 ml बचा होगा। पूरा अगर लंग्स खाली हो जाएगा तो लंग्स चिपट जाएगा, कागज के पेज जैसे चिपक जाएगा, है ना। तो जब अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाता तो हम वेंटिलेशन पर क्यों चढ़ाते हैं? ताकि वही वो अगर सांस न ले तो लंग्स चिपक जाएगा, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए हम लोग देते हैं उसको वेंटिलेशन, ताकि इसका लंग्स कोलैप्स ना करे, एयर सिस्टम चलता रहे। समझ में आया? सर जैसे वेंटिलेशन लिया जाता है तो उसका पाइप पूरा अंदर तक जाता है, यहाँ ट्रेकिया तक। ट्रेकिया तक भी जाते हैं। अभी तो बताया सर। यहाँ 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 तक आता है, या फिर यहाँ तक हम ट्रेकिया से अंदर, जहाँ जो एयरवे जो रहता है ना, एक रहता फूड वे और एक रहता एयरवे। तो फूड वे छोड़ करके हम लोग एयरवे में थोड़ा घुसा देते हैं अंदर और बस छोड़ देते हैं, ठीक है। चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, किधर भी एक तरफ जा सकता है वो, किधर भी गया तो मेरा काम चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पाइप भरेगा तो ऐसा नहीं कि इसी को भरेगा, रिटर्न इसमें भी आएगा, है ना। लगभग यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है तो छोड़ दिया जाता है। और जो स्टेथोस्कोप होता है, जब हम लोग ऊपर से जो वो जो पाइप रहता है उसमें एक 60 ml वाला जो है फीडिंग, उसको इंजेक्शन बोला जाता है या फीडिंग नीडल बोला जाता है। तो वो फीडिंग इंजेक्शन लेकर के वो 60 ml का रहता है, इतना मोटा रहता है। या फीडिंग ट्यूब, उसको अथी पंप भी बोल सकते हैं या फीडिंग सिरिंज भी बोल सकते हैं, इतना मोटा रहता है। उससे जब एकाएक प्रेशर मारोगे ना पूरा का पूरा, तो लंग्स बम से आवाज करेगा, बम, है ना। तो वो वाला साउंड अपना जो है स्टेथोस्कोप से सुन लेते हैं तो कंफर्मेटरी हो जाता है कि हाँ वो पहुंच गया लंग्स में। फिर क्या करते हैं हम लोग, वेंटिलेशन से जो पाइप निकलता है कितना सेचुरेशन रखना है। अ- अगर पेशेंट का खुद का चला गया है 13 पे 14 पे चला गया है
तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 35 से शुरू करेंगे, फिर 40 पर ले जाएंगे, 45 से 50, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 100 दे देंगे, पता चले कि लंग्स ही फट गया, है ना। तो धीरे धीरे इंक्रीज करवाएंगे हम उसका, और जैसे वो खुद सर से। तो इसको नाक नाक के थ्रू ही डालते होंगे? नहीं नहीं, वो माउथ के थ्रू डाला जाता है ट्रेकियल ट्यूब। नाक के थ्रू कैसे जाता है? नाक के थ्रू जो देखते हो ना, वो रहता है लंग्स, ये इसमें स्टमक में वो रहता है फीडिंग पाइप। जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है, वो खाना नहीं खा सकता है, तो उसको नोज के थ्रू जो डाला जाता है ना, तो उसको डाला जाता है फीडिंग ट्यूब, उसको बोलते हैं, ठीक है। एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, ईटी ट्यूब भी बोलते हैं। तो वो डाला जाता है, उसमें जो हम लोग लिक्विड मात्रा में भोजन जो देते हैं, वो डायरेक्ट स्टमक में घुसाया रहता है वो पाइप। किसके थ्रू? तो आपका यहाँ पर जो हम लोग देखे कि फेरिंग्स के नीचे जो हमारा दो पाइप था, एक विंड पाइप हो गया और एक फूड पाइप हो गया, दोनों पाइप अलग हो गया। तो फूड पाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसको उस पाइप को घुसाते हैं स्टमक में। और स्टमक में भी कैसे जांचते हैं? तो इसी तरह से मोटा वाला सिरिंज लेकर के और पूरा एयर भरते हैं, वहां पर भी बम सा आवाज आता है ना। तो उससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ हमारा पाइप सही जगह गया हुआ है। लेकिन ये ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब तो तुम नाक वाला जो लगाओगे ना, नेजोगेस्ट्रल ट्यूब, तो वो तो एनजी ट्यूब जो फूड फूड जिससे लिक्विड हम लोग दूध या फिर कोई दवा घोल करके देना हो, तो वो तो आसान होता है, वो लगा लोगे। सबसे ज्यादा परेशानी ये ट्रैकियल ट्यूब लगाने में होता है, ठीक है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो लगाते हैं। चलो मैंने अनुभव के तहत लगाया जाता होगा सर उसको, कि मशीन वगैरह में जैसे देखते होंगे मशीन में कि एक जा रहा है? मशीन आता है, ठीक है, वो स्टील का देखोगे, उसमें आगे में ऐसा रहता है, कुछ ऐसे झुका हुआ रहता है, फिर इधर हैंडल रहता है मोटा सा, और इस पर वो पाइप को रख के लगाया जाता है। इसके आगे में जो है लगा रहता है टर्च जैसे लगा रहता है, वो बल्ब जैसे लगा रहता है, और इधर कैमरा भी रहता है, उससे देख सकते हो कि वो कहाँ गया है। और वो भी देखना पड़ता है, पूरा गला को उल्टा दिया जाता है, मतलब पिछला हिस्सा तुम्हारा पीठ में सट जाएगा, ऐसे पूरा उल्टा करके तब डाला जाता है, ताकि विंड पाइप सीधा बन सके। नहीं तो विंड पाइप पीछे रहता है और फुट पाइप सामने रहता है, इसीलिए पूरा उल्टाया जाता है ताकि विंड पाइप सीधा बने। चलो जब जाओगे हॉस्पिटल तो देख लोगे ये सब चीज। बाकी कैपेसिटी, चलो अब लंग्स कैपेसिटी देख लो। वाइटल कैपेसिटी ये इतना हो गया, अप्रोक्स मात्रा इतना हो गया। इंस्पिरेशन कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी में क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम हमेशा ऐड करते जाना, है ना, टाइडल वॉल्यूम ऐड करके चलोगे। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है लंग्स की क्षमता, देखो लंग्स की क्षमता दिया हुआ है, ये सर दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है लंग्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना दिया हुआ है? सर फॉर्मूला आईसी का तो केवल फॉर्मूला है। आईसी का, तो आईसी का फॉर्मूला क्या आईसी है? का टीवी केवल, प्लस आई आर भी। जी यही है। ये आई आर भी कहाँ से आया? इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से। जी जी आईआरवी। हाँ, इसमें ऐड करोगे यही तो टीवी को, टाइडल वॉल्यूम को। दिक्कत है कि क्वांटिटी मेंशन ही नहीं करता है इसे। हाँ ठीक है, ये वाइटल कैपेसिटी मतलब लंग्स की क्षमता कितनी है। तो लंग्स की क्षमता जितना लेते हो, जितना छोड़ते हो, और उसके बाद जो बचता है वो सब के सब लंग्स का ही, लंग्स में ही हो रहा है ना। कोई अगर से प्लास्टिक लेकर के उसमें तो नहीं ना कर रहे हैं। तो ये हो गया वाइटल कैपेसिटी, मतलब क्षमता कितनी है, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। तो इंस्पिरेशनल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम को लेंगे और इंस्पिरेशनल लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड करके इतना हो जाएगा। देन सारा फॉर्मूला आपको यहाँ से ये वाला फॉर्मूला उठाना है, इसमें पुट करना है। तो आपके एनसीईआरटी में भी वही मेंशन, आई थिंक एनसीईआरटी में सिर्फ फॉर्मूला मेंशन किया गया होगा कैपेसिटी का, क्या कुछ चीज है? ये बट्टे में है, याद रखना ये बट्टे में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का विनिमयकरण कैसे होता है, ठीक है। अकर्स अल्वुलाई इन डिफ्यूजन, हमने क्या बताया था कि डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ना। O2 मूव्स फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड, ठीक है, एल्वुलर
PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड ब्लड PO2। एल्वुलाई में जो है ये रहा आपका, नहीं इसको ब्लड वाला बनाते हैं, ब्लड वेसल्स बनाते हैं एल्वुलाई, इसको बना रहे हैं एल्वुलाई। इसमें क्या है, एयर है या बोले तो O2 है, ठीक है। और जो ब्लड तुम्हारे शरीर से आया है यानी शरीर जिससे घूम के लंग्स में जो आया है उसमें क्या है, CO2 है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज कर लिया बॉडी ने, भेजा क्या है CO2 को, CO2 को शरीर से बाहर निकाला है, ठीक है। तो CO2 क्या होगा, इसमें जाएगा, और O2 क्या होगा, वहां से इसमें आएगा, ठीक है। O2 यहां आएगा और प्लस में ब्लड के साथ मिल करके कैसा ब्लड बनाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और अभी जो आ रहा था यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये एयर में चला गया, तो वही कह रहा है O2 मूव्स फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड। एल्वुलाई सेल है ये, एल्वुलाई से कहाँ आ रहा है आपका, ब्लड में आ रहा है। O2 मूव्स फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड, एल्वुलाई वाला ये है, ये ब्लड वेसल्स है रेड वाला, तो एल्वुलाई से ब्लड में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। क्यों, क्योंकि एल्वुलाई में जो O2 का पार्शियल प्रेशर होता है, या प्रेशर सीधा समझो, वो ज्यादा होता है किससे, ब्लड से। ब्लड वेसल्स में O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है या प्रेशर कम होता है, तो इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर आएगा ऑक्सीजन, क्लियर ना। तो इसके कारण हो रहा। अब आते हैं CO2। CO2 मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वुलाई। CO2 क्या हो रहा है, इस तरह यहाँ देख रहे हो मूव्स कर रहा है ब्लड से एल्वुलाई में। क्यों, क्योंकि ब्लड में CO2 का जो प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर वो ज्यादा होता है एल्वुलाई के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसलिए यहाँ से उसमें और वहां से इसमें आता है। ये चीज समझ में आया। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है ना, है तो पूछ लो अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 का पार्शियल प्रेशर किस में ज्यादा रहता है, एल्वुलाई में या फिर ब्लड वेसल्स इन द लंग्स, क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से सुनो सारे बच्चे। CO2 गैस का प्रेशर या पार्शियल प्रेशर या दाब किस में अधिक रहता है, लंग्स के अंदर। पहला ऑप्शन है एल्वुलाई, दूसरा ऑप्शन है ब्लड वेसल्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन। क्या नन, नहीं क्या समझ हो में, रहा है सर? नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया। नहीं सर, आवाज बहुत कि, गहरा सा आ रहा है। किसका म्यूट है, सब म्यूट करो। हाँ बोलिए। चलो अंजलि, समझ में आ रहा है तुमको जो बता रहे हैं। यस सर। हाँ चलो तुम बताओ, इसमें किसमें गैस CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी वाष्प दाब ज्यादा होगा। वाष्प दाब कहाँ ज्यादा रहता है, जहां ज्यादा मात्रा में होता है वहां वाष्प दाब ज्यादा होता है, जहां कम मात्रा में रहता है वहां वाष्प दाब कम होता है। तो बताओ CO2 का जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प दाब कहाँ ज्यादा रहेगा, ब्लड वेसल्स में या एल्वुलाई में। ये दोनों कहाँ पर दिख रहा है, ये दोनों के दोनों है कहाँ, ये दोनों के दोनों आपके लंग्स के अंदर है। अगर लंग्स का मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से ऊपर ये पूरा जाता ऐसे बनता है, ऐसे होता है लंग्स। लंग्स के अंदर ये दोनों वेसल्स है। तो बताओ किसमें ज्यादा होगा प्रेशर, सर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में होगा ना, क्योंकि अंदर में जो ब्लड में हमारा जो ऑक्सीजन था उसको सेल ने यूज कर लिया सेलुलर रेस्पिरेशन में,
और CO2 जो निकला सेलुलर रिस्पायरेशन के क्रिया के दौरान जो CO2 निकला, जैसे धान कुटाने जाते हो तो भूसा निकलता है ना धान का, उसी प्रकार से जैसे जैसे ऑक्सीजन यूज हुआ CO2 निकला। अब CO2 क्या करेगा, ब्लड बाहर तो नहीं फेंक देगा डायरेक्ट, वो ब्लड के थ्रू ही बाहर निकालेगा। तो ब्लड के थ्रू कहाँ भेजा, लंग्स में भेजा, और लंग्स से फिर ऑक्सीजन ले जाएगा। तो जब ब्लड जो है वैसे CO2 को खाली करेगा तब ना ऑक्सीजन भरेगा अपने अंदर। तो यस सर। ऑक्सीजन भरता है कैसे, तो प्रेशर जो होता है, जब नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय 21% लगभग रहता है ऑक्सीजन वातावरण में। तो लगभग ऑक्सीजन हमारे पास जो रहता है 21%, जबकि अंदर से 1% भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा। तो ज्यादा किधर हुआ, एल्वुलाई में हुआ ना। एल्वुलाई मतलब समझो कि डायरेक्ट एयर वाला पाइप लगा हुआ सीधा सा, तो वातावरण से, तो वातावरण वाला में ज्यादा ऑक्सीजन हुआ, हमारे ब्लड में तो नहीं हुआ। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा किधर है, एल्वुलाई में है। तभी तो एल्वुलाई ठेल रहा है इधर जाने के लिए ब्लड वेसल्स में, और CO2 अंदर से आ रहा है, यानी कि पूरा बॉडी, शरीर के बॉडी से CO2 गैस आ रहा है। तो इधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ये ठेलेगा एल्वुलाई में, है ना। अब समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। नहीं नो सर। उफ, बाप रे, जान ले लिए तुम लोग समझाने में, गला लग रहा है, दुख रहा है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और बाकी चीज शाम में देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अभी है बहुत सारा, इसका हम PDF अपलोड कर दे रहे हैं, तब तक पढ़ लेना शाम तक, फिर इसी तरह कर दीजिएगा।